दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 18 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में इसराइल ने मचाया कत्लेआम, 24 घंटे में 83 फलस्तीनी शहीद। यूएन रिपोर्ट ने कहा गजा में चल रहा है जेनोसाइड। यूके ने किया मानने से इनकार। ईरान बोला गजा के कातिल को बचाने वाले भी बराबर के हैं शरीक। हमास के लीडर गाजी हमाद जिंदा आए सामने, कहा इसराइल की प्लानिंग हुई नाकाम। इसराइल की हिफाजत करने में अमेरिका की फट गई जेब, लग गया $500 मिलियन का चूना। थार्ड मिसाइलें निकली फेल। इसराइली फाइनेंस मिनिस्टर ने गजा को बताया रियल एस्टेट बोनैंजा, लड्डू पेड़े की तरह खुलेआम जमीनें बांटने के जहरीले ऐलान किए। यूएन इन्वेस्टिगेटर का बयान, गजा जेनोसाइड पर एक दिन जेल में होंगे इसराइल के लीडर्स। सऊदी अरब और पाकिस्तान की बड़ी डिफेंस डील हो गया तय, अगर एक पर हुआ हमला तो दोनों पर माना जाएगा अटैक। पाकिस्तान की ईरान पर भी नजर, बोला ईरान के साथ भी डिफेंस कॉपरेशन करेंगे मजबूत। और सीरिया के सदर अहमद अल शरा का बड़ा बयान, इसराइल से सिक्योरिटी पैक्ट आने वाले दिनों में मुमकिन। सबसे पहले गजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लीजिए। गजा का हाल क्या है वो समझ लीजिए। मौत, तबाही और सियासी ढीठपन का अक्स बन चुका है गजा। इसराइल के हमले जो हैं वो इतने शदीद हैं कि कल गजा में 83 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिर्फ गजा सिटी में 61 लोग मारे गए, जहां इसराइल ने सबसे ज़बरदस्त ज़मीनी हमला कर रखा है। मंगल को शुरू हुआ था। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज शदीद दबाव डाल रही है कि लाखों लोग गजा के शुमाली हिस्से से निकलकर साउथ और सेंट्रल गजा की तंग बस्तियों में धकेल दिए जाएं। दूसरी अपडेट ये है कि गजा के हॉस्पिटल्स भी निशाने पर हैं। ब्रिटेन की मिडिल ईस्ट मामलों की मिनिस्टर हैमिश फाल्कनर ने सख्त लहजे में इसराइल को ललकारा। उन्होंने कहा कि गजा सिटी के बच्चों के हॉस्पिटल अल रंतीसी पर कई बार बमबारी की गई। ये कैसी हैवानियत है, ये उनके लफ्ज हैं। इसराइल से पूछ रही हैं ये कैसी हैवानियत है। बच्चों के अस्पताल, जिन इंक्यूबेटर्स में नवजात बच्चे पड़े हैं, पैदा हुए बच्चे पड़े हैं, डायलिसिस मशीन से जुड़े बच्चे वहां पर मौजूद हैं, उस जगह पर, उस अस्पताल पर बम गिराए जा रहे हैं। ये क्या है? हालांकि इस हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात, लेकिन मरीज, बच्चों और डॉक्टर्स को हॉस्पिटल से बाहर निकालना पड़ा। जो बच्चे सपोर्ट पर थे, इंक्यूबेटर्स में थे, उन्हें जब उससे निकाल लिया जाए क्या होता है, सबको पता है। एक अपडेट ये है कि यूनाइटेड नेशन की ताज़ा रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि इसराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि वहां जेनोसाइड हो रहा है। इस पर ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई ने ब्रिटेन को आड़े हाथों लिया और जुबान से उधेड़ा। उन्होंने कहा कि जेनोसाइडल रिजीम यानी कि इसराइल को बचाने वाले, उसके साथ खड़े होने वाले सब बराबर के जुर्म के हिस्सेदार हैं। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटर का कहना है कि इसराइल अब बख्तरबंद गाड़ियों में बॉम्ब भरकर रिहायशी इलाकों को उड़ाने लगा है। उधर अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी दो टूक कहा है कि ये जेनोसाइड है, जंग नहीं है, और अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी हुकूमत फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में अपनी शिरकत को ख़त्म करे। ये अमेरिका का सेनेटर कह रहा है कि फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में अमेरिका शरीक है। उधर लेबनान के बालबक में इसराइल ने हमला किया। एक गाड़ी पर हुई बमबारी में वहां 2 लोग हलाक हो गए। अब तफसील से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कतर से आई एक बड़ी खबर आप सुन लीजिए। हमास के सीनियर रहनुमा गाजी हमाद इसराइली हमले से बच निकलने के बाद आज पहली बार सामने आए। हमाद ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में हमाद ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त हम सीज़ फायर के प्रपोजल पर बात कर रहे थे। गाजी हमाद ने तस्दीक की कि वो उसी जगह मौजूद थे जहां पर हमला हुआ और बड़ी मुश्किल से सारे लोग निकले। उनका यूं सामने आना इस बात का सबूत है कि इसराइल की हमास की लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश नाकाम रही। खुद इसराइली मीडिया भी इस बात को लिख रहा है, और अब से नहीं 3-4 दिन से लिख रहा है कि नेतन्याहू का प्लान फेल हो गया। खुद नेतन्याहू ने भी माना कि हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाए कतर में। हमाद ने इंटरव्यू के दौरान अमेरिका पर भी जुबानी हमला बोला और कहा कि अमेरिका सीज़ फायर का भरोसेमंद बिचौलिया नहीं है। उनका कहना था कि हमें पहले ही अमेरिका से मिले कड़वे तजुर्बों से ये साफ हो गया है कि वो सिर्फ दिखावे की कोशिश करता है, असल में मसले हल करना नहीं चाहता।
इसराइल की हिफाजत पर अमेरिका को $500 मिलियन का चूना लग गया है। थार्ड मिसाइलों ने अमेरिका की जेब फाड़ दी है। जेब कह रहा हूं। नए पेंटागन बजट डॉक्यूमेंट से बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि अमेरिका ने इसराइल को बचाने के लिए करीब $500 मिलियन की थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइलें दाग दी। खास तौर पर जून में ईरान के साथ हुई 12 दिन की जंग के दौरान ईरान की खतरनाक मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका ने 100 से 150 तक एडवांस थार्ड मिसाइलें इस्तेमाल की। फिर भी थार्ड पूरी तरह कामयाब ना हो पाया और ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के कुछ इलाकों में बड़ी तबाही मचा डाली, जिसकी तस्वीरें हम सब की आंखों में हमेशा के लिए अब कैद हो चुकी हैं। वो हम कभी नहीं भूलेंगे। द वॉर जोन और बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट्स कहती है कि पेंटागन ने अब करीब $498.2 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग मांगी है। इमरजेंसी फंडिंग, ताकि जो मिसाइलें इसराइल के लिए दाग दी गईं उन्हें रिप्लेस किया जा सके। लेकिन ये डिमांड अब भी अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी पर टिकी है। कांग्रेस का मतलब वहाँ पार्लियामेंट है। यानी एक तरफ गजा में खून खराबा, दूसरी तरफ इसराइल की हिफाजत के नाम पर अमेरिका अरबों की मिसाइलें दाग कर भी अपने आप को पीस मेकर बता रहा है। अमेरिका सिर्फ इसराइल को रोक दे तो उसे न खुद नुकसान उठाना पड़े और ना उसके ऑफिशियल्स को बार बार भागकर मिडिल ईस्ट आना पड़े। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उस सबसे पहले आप सबसे एक अपील है। सस्ता नशा दिमाग को ख़राब कर देता है, तो इससे बचें। नौजवानों को भी आगाह करें, क्योंकि इसके बाद आदमी ऑल फॉल भगने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है, उससे बड़ी बेइज्जती होती है। चलिए खबर पर आते हैं। इसराइल के नफरती फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने गजा को रियल एस्टेट का बोनंजा बताया है और फख्र से कहा है कि वो अमेरिका के साथ बैठकर ज़मीन बांटने की बातें कर रहा है। मतलब खुलेआम एक गुंडे और भूमाफिया की तरह किसी की ज़मीन कब्जाने का ऐलान किया जा रहा है और उसमें शिरकत बताई जा रही है इंसाफ के सो कॉल्ड पापा की। स्मोट्रिच का ये कहना है और ऐलान है कि गजा बनेगा इसराइल का रियल एस्टेट बोनंजा। स्मोट्रिच कह रहा है कि गजा अब एक रियल एस्टेट बोनंजा है। डेमोलिशन तो हो चुका है, तबाही तो हो चुकी है, अब बस तामीर करना है, बिल्ड करना है। स्मोट्रिच का कहना है कि वो इस मामले में अमेरिका से बातचीत कर रहा है कि गजा को कैसे बांटा जाए, यानी किसका कितना हिस्सा मिले, पेड़ वाला किसको मिले, पत्थरों वाला किसका मिले। मैंने कहा था बचिएगा। यानी पूरी दुनिया को साफ पैगाम दिया जा रहा है कि गजा को इसराइल अपनी जायदाद समझ चुका है, अपनी बपौती। क्या फ़लस्तीन के आसपास बसने वाले बहरे हुक्मरान ये बात सुन रहे हैं? वो जान लें ये बदमाशी उनकी ज़मीनों के साथ भी हो सकती है, उनका नंबर भी आएगा। हालांकि एक अच्छी बात है कि फ़लस्तीन के आम लोग इन गीदड़ भपकियों से घबराते नहीं। फ़लस्तीनियों और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का साफ कहना है कि गजा की हुकूमत सिर्फ फ़लस्तीनी बॉडी के पास होगी और किसी इसराइली या अमेरिकी कब्ज़े को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू बार बार दावा करता है कि वो गजा में इसराइली सेटलमेंट्स नहीं बसाएगा, लेकिन उसके फार राइट साथी खुलेआम फ़लस्तीनियों को बाहर निकाल कर वहाँ इसराइली कॉलोनियाँ बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। यानी गजा की तबाही के मलबे पर इसराइल अब रियल एस्टेट का सपना बेच रहा है। देखते हैं ये सपना कौन खरीदता है और ये सपना किस तरह पूरा होता है। यूएन की इन्वेस्टिगेटर का एक बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि गजा के जुर्म पर इसराइली लीडर्स जल्द ही जेल में होंगे और जाना होगा उन्हें। ये जेनेवा से खबर आई है। यूनाइटेड नेशंस की सीनियर इन्वेस्टिगेटर और साउथ अफ्रीका की साबिक जज नवी पिल्लाई ने साफ कह दिया है, गजा में इसराइल ने जो कुछ किया वो सीधा सीधा जेनोसाइड है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि एक दिन आएगा जब इसराइल के ये लीडर्स जेल की सलाखों के पीछे होंगे जो आज सिर्फ जंग 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 चिल्ला रहे हैं। नवी पिल्लाई ने गजा की तबाही की कंपैरिजन रवांडा के जेनोसाइड से की, जहां 1994 में 8 लाख इंसान कत्ल कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस धीमा हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा था, ये हमेशा नामुमकिन लगता है जब तक कि मुकम्मल ना हो जाए। पिल्लई की लीडरशिप में बनी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी यानी कि COI ने अपनी रिपोर्ट में कहा, गजा में जेनोसाइड हो रहा है। रिपोर्ट में साफ लिखा कि इस्राएली प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर रहे योआव गैलेंट ने खुलेआम ऐसे बयान दिए जो जेनोसाइड को बढ़ावा देते हैं। इसराइल ने हमेशा की तरह रिपोर्ट को झूठा और डिस्टॉर्टेड करार देकर इसे खारिज कर दिया। लेकिन नवी पिल्लाई का कहना है,
रवांडा की तरह गजा में भी सबूत पहाड़ की तरह खड़े हो रहे हैं और देर सवेर इंसाफ का शिकंजा इस्राएली हुक्मरानों तक ज़रूर पहुंचेगा। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अब बात मिडिल ईस्ट में बदल रहे सिनेरियोज़ की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है जिसके तहत एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बुध को एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। ये समझौता पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाद दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौर में हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो उसे दोनों पर हमला समझा जाएगा। मान लो पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। तो क्या सऊदी अरब इंडिया के खिलाफ आएगा अगर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ? डील में साफ कहा गया कि यह समझौता दोनों मुल्कों की डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करेगा और हर किस्म की जॉइंट डिटरेंस यानी कि मिलकर दुश्मन को रोकने की ताकत को बढ़ाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते कई दहाइयों से, कई दशकों से गहरे हैं, लेकिन इस नए डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अब दोनों मुल्कों का मैसेज साफ है कि किसी ने एक को छेड़ा तो जवाब दोनों से मिलेगा। लेकिन अमेरिका के होते हुए अगर सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये ज़रूरत आखिर पड़ क्यों रही है। कतर पर हमले के बाद तमाम अरब मुल्क अलर्ट हैं। क्या ये उस अलर्टनेस का पहला कदम है? सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करने वाला पाकिस्तान ईरान के साथ भी डिफेंस ताल्लुकात बढ़ाने के हक में नजर आ रहा है। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन मोहम्मद रजा हयात हर्राज ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ डिफेंस ताउन या डिफेंस कॉपरेशन को आगे बढ़ाने और मज़ीद मजबूत करने का ख्वाहिशमंद है। इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात के दौरान उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ईरान के साथ रिश्तों को बेहद अहमियत देता है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और म्यूचुअल इंटरेस्ट के मसाइल, ख़ास तौर पर डिफेंस कॉपरेशन पर बातचीत की। हर्राज ने कहा कि ईरान पाकिस्तान का करीबी दोस्त है और दोनों मुल्कों के रिश्ते वक्त के साथ और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान हर सूरत में ईरान के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए सीरियस है। पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक ईरानी सफ़ीर ने भी तस्दीक की कि ईरान इकनॉमिक और रीजनल ताउन को मजबूत करने का पक्का इरादा रखता है। पाकिस्तान लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में और ये जो पर्शियन गल्फ है इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। अब एक बड़ी खबर दमिश्क से। इसराइल के साथ सीरिया का सिक्योरिटी पैक्ट बहुत जल्द ही अमल में आ सकता है। सीरिया के सदर अहमद अल-शरा ने ये बताया है और ख़ुद बताया है कि इसराइल के साथ जारी बातचीत में सिक्योरिटी एग्रीमेंट आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। शरा ने कहा कि सिक्योरिटी पैक्ट एक मजबूत ज़रूरत है जिसमें सीरिया की हवाई हदूद यानी एयर स्पेस और सरहदी इख्तियार का पूरा लिहाज किया जाए और इस पर यूएन की निगरानी हो। ज़राए के मुताबिक ये डील इसराइल की हवाई बमबारी रोकने और साउथ सीरिया से इसराइली फ़ौज की वापसी के लिए की जा रही है। लंदन में बुध को अमेरिका की मीडिएशन से एक मुलाकात कराई गई जो करीब 5 घंटे चली। सीरियाई वज़ीर ख़ारजा असाद अल-शैबानी ने इस मीटिंग में इसराइल के मिनिस्टर रॉन डर्मर को सीरिया का जवाब पेश किया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ये चाहता है कि ये समझौता UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस में जो जनरल असेंबली की मीटिंग है उससे पहले मुकम्मल हो जाए। अमेरिका बहुत जल्दी में है। वजह यह है कि वहाँ पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात होने वाली है, अमल होने वाला है और उससे पहले ही अमेरिका ये सीरिया के साथ इसके कई मायने होंगे। क्या फ़लस्तीन से कनेक्शन हुआ उसके लिए अलग बनाया जाएगा वीडियो। खैर, उधर सीरिया के सदर अल-शरा ने कहा कि ये मामला आसान नहीं है, ये एक दमिश्की और एक यहूदी के दरमियान मामला है, लेकिन हमें उम्मीद है कि नतीजा निकल सकता है, यानी कि सीरिया और इसराइल के बीच कूल हो सकता है मामला जो बहुत गरमाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। कुछ मौसमी तब्दीलियां घेर लेती हैं इसलिए प्रोग्राम लेट हो गया, सुबह नहीं आ पाया, इसलिए मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो ना आके मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो आया है। हो सकता है फिर अब ये लेट है तो एक आध प्रोग्राम आज और कम रहे, तो माजरत।